और एनएफटीज का क्या भविष्य है उसको भी समझेंगे। ये एक ट्वीट है, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। ये फर्स्ट ट्वीट है जो कि ट्विटर के फाउंडर ने, जो कि अब एक्स बन चुका है, जिसको इलॉन मस्क ने लगभग 40 से 42 बिलियन डॉलर्स के अंदर खरीदा, जिस ट्विटर को, जब वो पहली बार अपना ट्विटर बना रहे थे मार्च 21, 2006 को, जो उन्होंने अपनी पहली ट्वीट करी, उसकी उन्होंने एक एनएफटी क्लिक करी, उसकी एक फोटो क्लिक करी और उसकी एक एनएफटी बनाई और वो 2.9 मिलियन डॉलर्स में बिकी। एक एनएफटी बनती है 5 एवरीडे। अब एवरीडे क्या है? 5000 डिफरेंट फोटोग्राफ्स की कलेक्शन है। 5000 डिफरेंट फोटोग्राफ्स की कलेक्शन है जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन के ऊपर बनाई गई है। और उन 5000 का जो कोलाज बनाया 5000 फोटोग्राफ्स का, उसको 69 मिलियन डॉलर में मेटा कॉविन जी ने खरीदा। जैक जी ने जो अपना फर्स्ट ट्वीट करी, उसको एक व्यक्ति ने 2.9 मिलियन डॉलर्स का खरीदा। उसके बाद एक एनएफटी बिकी 1000 सेल्फीज। ये 1000 सेल्फीज क्या है? ये 1000 सेल्फीज एक आम बच्चे की कहानी है जिसने 1000 दिन तक कंसिस्टेंटली अपनी सेल्फीज ली और एक व्यक्ति ने उन 1000 सेल्फीज की कलेक्शन को 1 मिलियन डॉलर का, यानी कि उस समय के हिसाब से लगभग 8 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग के हिसाब से खरीदा। अब ये सारी चीजें मुझे इस बात को सोचने पे मजबूर करती है कि आखिरकार एनएफटीज है क्या और मैं कैसे एनएफटीज का एडवांटेज ले सकता हूं और कैसे एनएफटीज भविष्य में यूज होने वाली। क्यों कोई व्यक्ति किसी की 1000 सेल्फीज किसी की खरीद रहा है 1 मिलियन डॉलर की, 8 करोड़ रुपए की? क्यों एक व्यक्ति ने एवरीडे पीपल के द्वारा 500 करोड़ रुपए की खरीदी? क्यों कोई व्यक्ति एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो है उसको लगभग 27 करोड़ रुपए का खरीद रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? और क्या हमारे पास मौका है इसको यूज करने का अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो एनएफटीज है क्या? एनएफटीज का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स। अब व्हाट इज नॉन फंजिबल टोकन? नॉन फंजिबल का मतलब है एक ऐसी चीज जो कि यूनिक हो, समथिंग विच इज यूनिक। नॉन फंजिबल का मतलब है समथिंग विच इज यूनिक, जिसको किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता। जैसी कोई और चीज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, उसको बोला जाता है नॉन फंजिबल, समथिंग यूनिक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके जहन में ऐसा कोई उदाहरण आता है, कोई मुझे बता सकता है हमारी आम जिंदगी से कोई ऐसी चीज जो नॉन फंजिबल हो? कोई मुझे बता सकता है? अगर हैंड रेज करके आप मुझे बोले तो मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा। कोई व्यक्ति जो मुझे बता पाए कि हाँ ये चीज नॉन फंजिबल है। संजीव गुप्ता जी सीनियर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग संजीव जी। सर जी, जैसे मैंने कुछ भी लिखा और उस पर मैंने कुछ भी सिग्नेचर अपने कर दिए जी, वो चीज कोई भी दोबारा से बिल्कुल वैसी नहीं बना सकता, उसको हम नॉन फंजिबल टोकन कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने एग्जांपल दिया। कोई भी चीज हम लिख रहे हैं और मैंने उसको अपनी ई सिग्नेचर कर दी है तो दोबारा उस चीज को नहीं बनाया जा सकता, दोबारा उस चीज को नहीं किया जा सकता। तो वो एक पेपर जो है वो नॉन फंजिबल है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। थैंक यू वेरी मच संजीव जी। सुजीत कुमार जी का भी मैं हैंडल्स ले लेता हूँ। सुजीत जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुजीत जी। सर आई थिंक सर ईमेल आईडी जो अपना हम बनाते हैं सर, वो भी तो नॉन फंजिबल ही हुआ ना? ईमेल आईडी हाँ बिल्कुल यूनिक होता है, बट ईमेल आईडी को भी हम नॉन फंजिबल बोला जा सकता है कि भाई एक ईमेल आईडी जो बन गई दोबारा वो नहीं बनेगी, तो वो बिल्कुल यूनिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुजीत जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। थैंक यू। अगला जो मैं देख पा रहा हूँ याशिका जी का देख पा रहा हूँ। याशिका जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ मैम। सर मेरी आवाज क्लियर है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल याशिका जी। सर हमारा फेस ओके, हाँ बट कहते हैं कि हमारे एक फेस जैसे 7 लोग होते हैं, हम शक्ल जिसको बोला जाता है। ओके। तो
कोई और चीज जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या कोई हमारे आर्ट के फॉर्म में हो, किस चीज को अगर आप सोचते हैं कि अपने जहन आसपास की लाइफ में क्या चीज नॉन फंजिबल हो सकती है? सर जो मैंने जहाँ तक स्टडी की है जी, जो आईफोन का साइड पे जो म्यूट वाला होता है जी, वो एनएफटी है जी। आईफोन के साइड पे जो ये म्यूट वाला बटन है, जी सर। ये इसे एनएफटी, कोई ये एनएफटी है, ये आप कह रही जी हैं? जी सर। बट जैसे मेरे आईफोन में भी म्यूट का बटन है, आपके आईफोन में भी म्यूट का बटन है, तो ये तो दोनों सेम नहीं हो गए। और गलती से अगर ये आईफोन का म्यूट का बटन खराब हो जाए तो क्या दोबारा होगा या नहीं होगा? सर मीन्स कि इसे और कोई कॉपी नहीं कर सकता है जी, और कोई जो कंपनी है? नहीं, वो पेटेंट होता है। मैं इसीलिए आपको वो चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, पेटेंट में और एनएफटी में अंतर है। मैंने अपनी कोई चीज को पेटेंट करवा लिया, मतलब कोई और कंपनी उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, केवल मैं करूंगा। और अगर किसी को उसको रिप्रोड्यूस करना है तो उसको मुझे उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मुझसे लेना पड़ेगा, और उसके बदले में मुझे एक फीस पे करनी पड़ेगी। वो होता है पेटेंट। ये हम बात करें एनएफटी की। उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ याशिका जी, जैसे हम जब कार चलाते हैं तो हम कार पे बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट, पता है आपको, लोगों को भी पता होगा। क्या आपको पता है वो सीट बेल्ट एक पेटेंट है, और उसको बनाने वाली कंपनी है वॉल्वो। वॉल्वो ने सबसे पहले उस बेल्ट को डिजाइन किया था जो कि सेफ्टी फीचर था, और वॉल्वो का वो पेटेंट है, और सारी दुनिया वॉल्वो के जरिए ही उसको लेती है। मगर वॉल्वो उसके ऊपर कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि भाई ये सेफ्टी फीचर है, तो मेरी तरफ से सभी कार कंपनीज को विदाउट रॉयल्टी आपको ये इसको प्रोड्यूस करने का पावर दे रहा हूं। मगर उसको बनाया वॉल्वो ने था, और उसका पेटेंट वॉल्वो के पास है। तो एक होता है पेटेंट, जो आपने बोला कि ये जो बटन है जिसको कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, बट जैसा आप कह रही हैं तो वो पेटेंट है। एप्पल ने उसको पेटेंट करवाया होगा। इवन जैसे एप्पल के फोन का जो कर्व है, ये जिस एंगल पे कब घूमा हुआ है, इसको भी एप्पल ने पेटेंट करवाया हुआ है। यस सर। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। जी दिनेश जी। दिनेश जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार दिनेश सर। जी, इससे पहले मैं दूसरा क्रिप्टो बेस में था सर, वो सिस्टम था 4 से, ठीक है सर। ठीक है। उसमें जो है सर, हमको एनएफटी जो है ना कुछ ज्यादा करके मिला था, ठीक है सर। नहीं, एनएफटी वो तरह से मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी जी उदाहरण, एनएफटी का कोई उदाहरण दे सकते? सर, उनके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है सर, प्लीज आपसे सर हमको जानकारी थोड़ा चाहिए सर। उसी बारे में आज की ट्रेनिंग है दिनेश जी, ठीक है। बट मैं भी आप अगर कोई व्यक्ति मुझे एनएफटी का उदाहरण दे सकता हो तो थैंक यू वेरी मच आपके कंट्रीब्यूशन पे दिनेश जी। अगला जो हैंड है देख पा रहा हूँ, विष्णु जी का देख पा रहा हूँ। विष्णु जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार विष्णु जी। सर, एनएफटी के रूप में हम एनएफटी के रूप में उसको भी हम ले सकते हैं। तो जो 2011 में MS धोनी जी के द्वारा जो लास्ट 6 लगा था ना सर, वो बल्ला एनएफटी हो सकता है सर, मेरे अंदाज से। हाँ, वो जो बैट जो वर्ल्ड कप जिताया किया गया, वो जो बैट है, क्योंकि आपका बिल्कुल सही उदाहरण है विष्णु जी, कि जिस बैट से छक्का लगा, जिससे इंडिया वर्ल्ड कप जीती, वो बैट यूनिक है। कोई दूसरा बैट दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे वो वाला छक्का लगाया गया हो जिससे इंडिया वर्ल्ड कप जीती। एग्जैक्टली वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, उसको एनएफटी बनाया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया विष्णु जी। अगला जो मैं हैंडल देख पा रहा हूँ, एक दो उदाहरण हम और ले लेते हैं। शिव शंकर जी हैं बीरपुर से। शिव शंकर जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। शिव शंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है सर। राहुल
राहुल सैनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक लास्ट हम ले लेते हैं एनएफटी का एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी राहुल जी, राहुल जी ने आपको अनम्यूट किया, राहुल जी भी नहीं है। शिवम कुमार जी से उदाहरण ले लेते हैं। शिवम जी, मैडम जी, शिवम जी। गुड मॉर्निंग सर। एनएफटी के रूप में हम पिकासो की पेंटिंग ले सकते हैं जो उन्होंने बनाई है जी, सारी पेंटिंग। हम बहुत बड़े, क्योंकि उनकी पेंटिंग जो उन्होंने बनाई वो अब दोबारा कोई नहीं बना सकता, और जैसे सम बीत रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला कि पिकासो की जो पेंटिंग है जो उन्होंने बनाई वो एक यूनिक पेंटिंग है। दोबारा उस तरह की पेंटिंग जो चीज कभी दोबारा हो नहीं सकती यूनिवर्स में, उसे हम एक एनएफटी तो डिजिटल होती है, बट हम रियल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला सर। माउंट एवरेस्ट एक बार जो बन गया या है आज की डेट में, वो दोबारा कोई नहीं बना सकता, ना नेचर ना कोई, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। जी बिल्कुल आपने सही बोला शिवम जी। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के कंट्रीब्यूशन के लिए। हम आगे भी इन चीजों को लेके कुछ सवाल पूछेंगे, तो आप सभी के चीजों के लिए अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट किया। मैंने एक बार सबके हैंड्स डाउन कर दिए। अब हम समझते हैं कि जो जो हमने एग्जांपल्स दिए, जैसे सबसे पहले एग्जांपल दिया कि मैंने अगर कोई लिखावट लिख दी अब दोबारा से, और उसमें मैंने अपने साइन कर दिए या साइन नहीं भी करे, वो लिखावट वो पेपर 8,000 रुपया उसको भेज दो, दोबारा नहीं लिखा जा सकता। मिली के एग्जैक्टली वैसे ही हैंडराइटिंग, और अगर मैं शायद दोबारा लिखूंगा तो मैं वैसा खुद भी लिखूं तो लिखा जा सकता है, बट उदाहरण के तौर पर उसको हम ले सकते हैं। ऐसी उन्होंने पिकासो पेंटिंग के बारे में बताया, वो बिल्कुल सही है। बैट के बारे में हमने बताया कि भाई बैट से छक्का लगा, वो बैट यूनिक है। तो नॉन फंजिबल का मतलब है समथिंग विच इज यूनिक। और टोकन का क्या मतलब है? टोकन का मतलब है कमिटमेंट और आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी जैसे भी बताया कि भाई एनएफटी डिजिटल होती है, वो फिजिकल नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आगे शेयर भी करूंगा, हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स की भी एनएफटी बनती है। उदाहरण के तौर पे ये किताब है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मिलियंस किताबें बिकी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ये 50-60 लाख किताबें बिकी होंगी। पर ये जो किताब मेरे हाथ में है, मैंने इसको पढ़ने के बाद इसमें कुछ कुछ नोट्स बनाए, नोट्स। अब क्या पूरी दुनिया में कोई भी और ऐसी किताब होगी जिसमें एग्जैक्टली वही नोट्स हो जो मैंने इसमें बनाए हैं? अगर मैंने नोट्स के साथ में अपनी जो समझ है वो लिखी हुई है किताब के ऊपर, तो क्या पूरी दुनिया में दोबारा कोई ऐसी किताब होगी? द आंसर इज नो। अगर मैं खुद भी शायद इस किताब को बनाऊं, खुद दोबारा पढ़ूं, तो हो सकता है मैं जो नोट्स लिखूंगा वो इस पहली किताब से अलग होंगे। अब केवल इस किताब को नकल मारकर एग्जैक्टली वैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं कि हाँ, जहां जहां पे उन्होंने लाइन मार रही है मैं वहां पे लाइन मारूं। पर अगर मैंने अपनी हैंडराइटिंग से इस पे कुछ लिखा हुआ तो वो हैंडराइटिंग भी कॉपी नहीं हो सकती। तो क्या ये किताब एनएफटी होगी? द आंसर इज यस। मैं इस किताब की एक एनएफटी बना सकता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट की एक एनएफटी बना सकता हूँ। पर सवाल क्या है कि इस किताब की एनएफटी को खरीदेगा कौन? अगर वाकई मेरी पॉपुलैरिटी है दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ताहिर सर अपनी कोई किताब लिखे और उसकी केवल एक कॉपी रखें, ये एक ही कॉपी है भाई, जिसने खरीदनी है खरीद लीजिए, तो हो सकता है बोली लगे कि यार एक ही किताब है, ताहिर सर ने लिखी है, ये वो व्यक्ति कि हाउ, लेट्स से उन्होंने किताब लिखी हाउ टू बिल्ड ग्रेट नेटवर्क, और उन्होंने एक ही किताब लिखी। अब वो किताब को किसी को देना चाहते हैं, वो किताब को कोई खरीदेगा, हो सकता है कोई 10,000 की बोली लगा दे, हो सकता है कोई 50,000 की बोली लगा दे, तो वो जो किताब है उसकी भी एक एनएफटी बनाई जा सकती है। दुनिया में हर एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाकर उसकी एनएफटी बनाई जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे जो ट्विटर वाले व्यक्ति ने जब अपनी फर्स्ट ट्वीट करी, वो इंस्टेंट दोबारा दुनिया में कभी नहीं होगा। वो जो उस दिन 2006 में उसने एक ट्वीट करी, वो एक ही ट्वीट थी, वैसी दोबारा ट्वीट, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, वो जो पहली ट्वीट थी दुनिया में ट्विटर के इतिहास में, वो एक ही है, फर्स्ट, वो यूनिक है।
अब जो व्यक्ति ट्विटर की उस जर्नी को वैल्यूएबल मानता है, उसने उसको खरीदा। जैसे बैट का एग्जांपल दिया गया था, बैट की भी ऑक्शन होती है और एक बैट कई करोड़ों में भी बिकता है। क्यों? क्योंकि वो बैट एक यूनिक कहानी बता रहा है कि भाई अगर एमएस धोनी उस बैट को नीलाम करे जिसे उन्होंने छक्का मारा था, तो बैट शायद 15-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए का होगा, मगर बोली लगाने वाला उसके 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक बैट है। अब अगर मैंने उसी बैट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया, अब ये जो बैट है, ऐसा कोई नकली बैट कोई और भी तो रख सकता है। वो भी बोल सकता है कि भाई ये बैट वही बैट है जो एमएस धोनी ने जिसे छक्का मारा था, मैं अपने घर में रख लूं तो ये कैसे तय होगा कि वो वही बैट है? तो अगर उस बैट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया जाए, उसकी एक यूनिक एनएफटी बनाई जाए, और जो बैट खरीद रहा है उसको साथ में वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो उस बैट की एनएफटी होगी। यानी कि उस बैट का ओरिजिनल होल्डर कौन होगा? जिसके पास वो एनएफटी है, केवल वो। तो उस फिजिकल बैट की भी एनएफटी बनाई जा सकती है। वो जो ट्वीट की फोटोग्राफ है, आप और मैं चाहे तो आप और मैं जाकर भी ट्विटर के उस अकाउंट से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भैया देखो, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, इसका ये मेरे पास भी है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर लगाया ही हुआ है, मगर उसकी जो एनएफटी है, जो उस पर्टिकुलर इमेज के साथ एक डिजिटल सिग्नेचर, एक डिजिटल कमिटमेंट बनाई गई, वो एनएफटी मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो फोटोग्राफ तो है, तो उसका डिजिटल एनएफटी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसका राइटफुल होल्डर नहीं हूं। ऐसे ही जो पीपल वाली इमेज बनाई गई एवरीडे, मैंने भी उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके उसकी फोटो आपको दिखाई है, पर क्या उसकी वो ओरिजिनल फोटोग्राफ जो उतने हाई पिक्सल की है और उसके साथ जो कमिटमेंट बनाई गई है, जो एक एनएफटी जिसको साथ अटैच की गई है, क्या वो एनएफटी मेरे पास है? द आंसर इज नो। यानी कि एनएफटी एक डिजिटल प्रोडक्ट और एक फिजिकल प्रोडक्ट दोनों की हो सकती है। एनएफटी एक प्रकार का नंबर 1 तरीके पे एक प्रकार का कमिटमेंट है किसी ऐसी चीज का जिसकी तरह दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, और आपके पास उसका एक ऑथराइजेशन, एक बिल समझ लीजिए आसान भाषा में, कि भाई मैं इसका ओरिजिनल ओनर हूं। वो डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरीके से, वो डिजिटल टोकन एक तरीके से एनएफटी है। आगे चलते हैं। तो नॉन फंजिबल का मतलब नॉन रिप्लेसेबल। अब जिसको किसी दूसरी चीज से बदला नहीं जा सकता। ये किताब जिस पे मैंने नोट बनाए हैं, एग्जैक्टली सेम किताब दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, इसको मैच करने वाली दूसरी किताब नहीं है। तो किसी व्यक्ति के लिए अगर इन नोट्स की कीमत है तो वो इसको किसी और किताब से चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो नोट्स इसमें है वो किसी और में नहीं है। ऐसे में आपको बताऊं, जो एक दुनिया की सबसे कामयाब किताबों में से एक है थिंक एंड ग्रो रिच। उसकी जो पहली कॉपी छपी थी उसको एक व्यक्ति ने कई लाखों रुपए में खरीदा, क्योंकि वो जो पहली किताब जो हैंड रिटन उससे बनी, वैसी कोई और किताब दुनिया में अवेलेबल नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच की अरबों किताबें बिकी होंगी, बट वो एक किताब नहीं है, वो पहली अकेली यूनिक किताब है, वो हिस्टोरिकल इवेंट है, उसकी एनएफटी बनाई जा सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो हिस्टोरिकल है, जिसके जैसा दूसरा कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू बनाई जा सकती है, उसको एनएफटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप मैं इस पॉइंट को आप लोगों को क्लियर कर पाया हूंगा। आगे चलते। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बैट का बताया था, वही मैं एग्जाम्पल आपको फुटबॉल के फील्ड से बता रहा हूँ। फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ, जिस वर्ल्ड कप हुए, जिससे वो फुटबॉल, जिस फुटबॉल से वो खेली गई, वो वर्ल्ड कप खेला गया, वो फुटबॉल यूनिक है, दूसरे वो नहीं है। मतलब अगर लेट्स से 2012 का वर्ल्ड कप हुआ और 2012 के वर्ल्ड कप के अंदर जो फुटबॉल यूज की गई वो यूनिक है। 2012 में दोबारा कोई वैसी फुटबॉल अवेलेबल नहीं है जिससे वर्ल्ड कप खेला गया हो, या जिससे वर्ल्ड कप का फाइनल गोल मारा गया हो, जिस जूते से वर्ल्ड कप का फाइनल गोल मारा गया हो। ये सब क्या है? यूनिक है।
इसीलिए आपने देखा भी होगा बड़े बड़े सुपरस्टार्स के शूज, बैग्स, फुटबॉल्स ऑक्शन में बिकती है। इन्हें कौन खरीदता है? जिन लोगों के लिए उसकी कीमत है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन होगा वही खरीदेगा। लेट्स से अगर मैं आपके पास अरबों रुपया भी है पर आपको फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कोई मतलब ही नहीं रखते आपको, तो भी क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जूता खरीदोगे करोड़ों में? नहीं खरीदो। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होगे तो शायद आप महेंद्र सिंह धोनी का वो बैट खरीदना पसंद करोगे। तो कोई भी ऐसी चीज को हम एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फुटबॉल की भी एक डिजिटल एनएफटी बनाई जा सकती है और उस फुटबॉल के साथ साथ वो एनएफटी भी ट्रांसफर होगी, यानी कि एक फिजिकल प्रोडक्ट की भी एनएफटी क्रिएट की जा सकती है। आगे चलते हैं। अब एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या होता है? एनएफटी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एमकॉइन है हमारा, एमकॉइन उसमें लिखा होता है जी पीछे डिजिटल 18 डेसिमल्स। ये जो 18 डेसिमल है क्या है? अगर हम एक एमकॉइन को एक पिज्जा मान ले, एक एमकॉइन को एक पिज्जा मान ले, तो 18 डेसिमल का मतलब क्या है? इस एक पिज्जा के 18 बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि एक कॉइन भी 18 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है और वो एक हिस्सा भी किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आज बिटकॉइन है लगभग $1,00,000 का, 1,06,000 समथिंग का। और अगर आप 100 रुपए का बिटकॉइन लेना चाहो तो भी आप 100 रुपए का बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। अब आपका 1 करोड़ रुपए में से आपने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा तो कितना हिस्सा मिलेगा? बहुत छोटा हिस्सा। मगर वो बिटकॉइन टूट कर आया ना आपके पास। लेकिन बिटकॉइन को तोड़ा जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी को हिस्सों में बांटा जा सकता है, पर एनएफटी को हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अगर इस किताब की एक एनएफटी है तो वो एनएफटी पूरी की पूरी ट्रांसफर होगी। किताब को फाड़कर आधे हिस्सों में एनएफटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एनएफटी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होती है, जबकि कॉइन ब्लॉकचेन का अपना होता है। यानी कि एनएफटी ब्लॉकचेन पे रन होने वाली एक एप्लीकेशन है, जबकि क्रिप्टो करेंसी, खासकर मैं कॉइन की बात कर रहा हूं, टोकन की नहीं, कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, तो ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है। यानी कि अगर आपको एनएफटी भी ट्रांसफर करनी है तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांसफर होगी जिस ब्लॉकचेन पे वो बनाई गई है। जैसे हमारी मेटा बनी लेजेंड्स कार्डानो को यूज करती है। अगर आज आपको एनएफटी खरीदनी है तो वो कार्डानो में बिकेगी, क्योंकि कार्डानो में उसको क्रिएट किया गया, कार्डानो की ब्लॉकचेन पे क्रिएट किया गया है। एनएफटीज आर नॉट यूज्ड फॉर एक्सचेंज एज करेंसी। एनएफटी करेंसी के रूप में यूज नहीं होती, ये एक डिजिटल एसेट है, जबकि क्रिप्टो करेंसी करेंसी के रूप में भी यूज होती है और डिजिटल एसेट के रूप में होल्डिंग के लिए भी यूज करी जाती है। एनएफटीज का कॉपीराइट उसके ओनर या क्रिएटर दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया था पिकासो का। पिकासो की एक पेंटिंग लेट से बनाई गई और उसकी एक एनएफटी बनाई। अब किसी ने वो एनएफटी खरीद ली तो एनएफटी का ओनर कौन हो गया? खरीदने वाला। मगर जरूरी नहीं है, उसकी रॉयल्टी अभी भी पिकासो अपने पास रख सकता है कि जितनी बार वो एनएफटी बिकेगी उसका 5% की रॉयल्टी कॉपीराइट उसको आएगा। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में कोई कॉपीराइट नहीं होता, जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है उसी की है। एनएफटी में कॉपीराइट बनाया जा सकता है, एनएफटी का कॉपीराइट उसके ओनर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है और उसके क्रिएटर के पास भी हो सकता है, और क्रिएटर बनाते वक्त तय कर सकता है कि हर सेल पर कितने % का कॉपीराइट या कितने % की रॉयल्टी मुझको आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एनएफटी डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों के लिए बनाई जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल है, मगर एनएफटीज डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों की जा सकती। अगर लेट्स से किसने टी-शर्ट पहनी से एंड कॉइन एंड होल्ड, उसने डबल सेंचुरी बनाई थी, बाय एंड कॉइन एंड होल्ड, एक एनएफटी में क्रिएट की जा सकती है। बाय एंड कॉइन एंड होल्ड, बनाई जा सकती है। बाय एंड कॉइन एंड होल्ड, जहां से आप एनएफटी बाय कर सकते हैं वो है ओपनसी, बाय एंड कॉइन। ये कुछ मेजर मार्केट एक्सचेंज है, जहां मार्केट्स है जहां से आपको एनएफटी बाय आप कर सकते हैं। हमारी एनएफटी कहां पर लिस्टेड है?
store Buy and coin and hold. टाइप की हो सकती है। ब्रॉडली क्लासिफाई करते हुए एनएफटी दो प्रकार की होती है, यूजेबल एंड कलेक्टेबल। यूजेबल मतलब जिसको इस्तेमाल किया और खत्म हो गई। कलेक्टेबल मतलब जो आप अपने पास एज होल्डिंग रखते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम मेटावर्स में जाएंगे, जब मेटावर्स बिल्ड होगा, मेटावर्स के अंदर आप जब जाएंगे तो चाय पिएंगे तो वो चाय का कप भी एक एनएफटी होगा, क्योंकि हो सकता है रेस्टोरेंट पे आप बैठे हुए और 10 लोगों ने चाय ऑर्डर करी। अब आपके वाला चाय का कप कौन सा है? ये चाय का कप भी एक एनएफटी होगी, मगर वो क्या है? वो यूजेबल एनएफटी है। आपने एक पानी की बोतल खरीदी, वो पानी की बोतल भी मेटावर्स में एक एनएफटी होगी, पर आपने उस पानी का पी लिया और बोतल फेंक दी, तो वो क्या है? वो यूजेबल एनएफटी, आपने यूज कर लिया उसको। आपने एक पेन खरीदा और आपने वो पेन यूज करके फेंक दिया, तो वो क्या है? वो एक यूजेबल एनएफटी है। जबकि दूसरी तरफ कलेक्टेबल एनएफटी क्या है? मेटा मनी लेजेंड्स एक कलेक्टेबल एनएफटी है। आप उसको आगे रीसेल कर सकते हैं, आप उसको जितना मर्जी यूज करें, वो खत्म नहीं हो रही है। हाँ, उसको एज अ रेंटल दे सकते हैं। मैं भी बताऊंगा कि किस तरीके से मेटा मनी लेजेंड्स हमारे राइजर और उसके साथ क्लब होगा। आप उसको एज अ रेंटल दे सकते हैं। आपने कोई कार खरीदी, उसको आप एज अ रेंटल दे सकते हो। वो कलेक्टेबल एनएफटीज है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करेंगी। और तीसरी कलेक्टेबल एनएफटी की, जैसे 1000 सेल्फीज वाली मैंने फोटोग्राफ दिखाई, वो कलेक्टेबल एनएफटी है। आप उसे अपने घर में शोरूम में सजा के रखिए। आप अभी जो एवरीडे बाय पीपल है, एवरीडे बाय पीपल, उन्होंने जो एनएफटी खरीदी है उसका पर्पस क्या है? वो एक म्यूजियम क्रिएट कर रहे हैं मेटावर्स में, और उस म्यूजियम के अंदर वो उस एनएफटी को, उस पिक्चर को शोकेस करेंगे, उस फोटोग्राफ को शोकेस करेंगे, और लोग आकर टिकट खरीद कर उस एनएफटी को एंजॉय करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी इमेज बनाई गई है, इसे कितने हाई रेजोल्यूशन के पिक्सल्स हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज पिकासो की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगती है और हम लोग जाके देखते हैं, उस पिकासो की पेंटिंग्स को देखते हैं, हम बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को देखते हैं, ठीक वैसे ही मेटा कॉम्युनिटी जिन्होंने उसको खरीदा है, वो मेटावर्स में अपना एक म्यूजियम बिल्ड करके उसको वहां पर शोकेस करके उस पर टिकट लगाकर उससे इनकम जनरेट करने का प्लान बना रहे हैं, उसको उस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो वो एनएफटी क्या हुई? वो एज अ कलेक्टेबल एनएफटी हुई, जिसको आप शोकेस करने का पैसा भी ले सकते हैं। तो ब्रॉडली क्लासिफाई करने में यूजेबल और कलेक्टेबल दो तरह की एनएफटीज आपकी आती है। और कुछ एनएफटीज से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कुछ से जनरेट नहीं कर सकते। तो एनएफटी बिजनेस वर्ल्ड में कहां पे यूज होंगी? आर्ट, पिकासो की पेंटिंग एनएफटी बन सकती है, बैट एनएफटी बन सकता है, आपका कोई गाना आपने गाया वो एनएफटी बन सकता है, म्यूजिक में वो चीज आ जाएगी। एक्सेस, आप कुछ लिमिटेड लोगों को ही किसी इवेंट का एक्सेस देना चाहते हो, तो वो जो टिकट है वो टिकट भी एनएफटी होगी। एक बार यूज कर लिए, फ्यूचर में वो यूज दोबारा नहीं होगी। या फिर एक्सेस कैसे कि अगर आप मेरा ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको फ्रंट रो का एक्सेस मिलेगा। अब वो जो टिकट है वो टिकट एनएफटी होगी, तो आप एक्सेस देने के लिए भी यूज कर सकते हो कि केवल यही व्यक्ति, दिस काइंड ऑफ टिकट होल्डर ही एंटर कर पाए। वो एक्सेस के लिए जो टिकट बनेगी वो भी एनएफटी होगी आने वाले टाइम में। उसके बाद गेमिंग ऑब्जेक्ट्स, गेम्स के अंदर आप तलवार चला रहे हो, बंदूक चला रहे हो, शील्ड खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, व्हाटएवर, गेम्स के अंदर यूज होने वाली एक एक चीज एनएफटी होगी। वो हर एक चीज एनएफटी होगी। जो भी व्यक्ति उसको परचेज करेगा वो एक एनएफटी होगी, वो उसका अपनी एसेट होगी। डेटाबेस, मैंने कोई रिसर्च करी और उस रिसर्च का मैंने एक डेटाबेस बनाया और मैंने उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, तो उस डेटाबेस का भी ओरिजिनल होल्डर जो है उसके पास उसकी एनएफटी होगी। ये चीजें भी एनएफटी बनाकर, एनएफटी बनकर भविष्य के अंदर यूज होने वाली है। यानी कि जब हम कहते हैं कि मेटावर्स दुनिया की सबसे बड़ी एप्लीकेशन होगी, तो मेटावर्स के अंदर मिलने वाली 90% चीजें एनएफटीज होंगी। बिना एनएफटी के मेटावर्स चलने वाला नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जैसे आज हमारा पास फोन होता है, हम 2 iPhone 16 अगर साथ साथ रख दें
दो आईफोन 16 प्रो बिल्कुल साथ साथ रख दे, सब दोनों में सेम चीजें हैं, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा आईफोन 16 किसका है? तो मुझे बता सकते हैं इस बारे में? मैं एक बार हैंड पे देखना चाहूंगा, अगर किसी के पास इस चीज का एक आंसर है कि अगर दो आईफोन 16 एक साथ रखे हो या कोई भी दो सेम मॉडल के फोन साथ में रखे हो, तो कैसे पता लगेगा कौन सा फोन किसका है? अगर वो बिल्कुल न्यू है, दो नए लोगों ने खरीदा और नए लोगों ने खरीदते ही रख दिया साथ में। जी रिजवान जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है। रिजवान जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रही है सर। हेलो रिजवान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हम दोनों फोन में अगर मालूम करना है तो हम कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि कौन सा आईफोन चला ही नहीं उसके अंदर, अभी बस हमने शोरूम से खरीदा था, लाके रखा है। तो कैसे पता लगेगा? अगर दोनों के कलर अलग अलग होंगे तो मालूम कर सकते हैं। सेम है कलर सर, सेम कलर है। ये तो मालूम नहीं कर सकते। मालूम नहीं कर सकते, ओके। अगला जो मैंने देखा शुभम कुमार जी का देख पाऊँ। जी शुभम जी। सर उसके IMEI नंबर से वो एक NFT होती है और जल्दी से किसी और फोन की नहीं रहती। एग्जैक्टली, IMEI नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है। IMEI नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है जो हर फोन की अलग होती है। आप केवल IMEI नंबर से, अगर आपके बिल पे वो छपा है और उसका IMEI नंबर लिखा गया है, इसीलिए बिल के ऊपर IMEI नंबर लिखे जाते हैं। जब आप एक फोन खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसका IMEI नंबर लिखा जाता है, बिकॉज एक नया फोन दूसरे नए फोन से केवल एक ही तरीके से डिफरेंशिएट होता है, वो IMEI नंबर। अगर वो IMEI नंबर नहीं है और दो नए फोन बिल्कुल साथ साथ रखे हैं, आपने खरीद के बिल्कुल साथ साथ रख दिए, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा किसका है। केवल IMEI नंबर से ही पता लगेगा। और इसीलिए जब कोई फोन चोरी होता है, प्रभु ना करे किसी का हो, चोरी होता है तो उसको IMEI नंबर से ट्रैकिंग पे डाला जाता है। क्योंकि जब आप किसी फोन से सिम भी यूज करते हैं, आप सिम निकाल भी दें, तो जब कोई फोन कॉल किया जाता है किसी भी सिम से, आपने कई बार अगर देखा होगा मूवीज के अंदर वो ट्रैकिंग पे डालते हैं फोन डिवाइस को, तो क्या डालते हैं ट्रैकिंग पे? IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डालते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसमें सिम निकाल दूसरा सिम भी डाल दे, तो उस फोन से जब कॉल करी जा रही है तो जो कॉल में IMEI नंबर है वो पता लगता है कि किस फोन से किया गया है, इसका IMEI नंबर क्या है, तो पता लगता है कि हाँ ये वही फोन है, ये जो चोरी हुआ था ये अब एक्टिवेट हुआ है, इस फोन में नई सिम डाली गई है। केवल उसी को ट्रैक किया जा सकता है IMEI नंबर। वो एक चीज यूनिक है। ठीक वैसे ही NFTs भी आप समझ सकते हैं फोन के एक IMEI नंबर होंगे। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब आप फोन यूज कर रहे होंगे तो उसका IMEI नंबर नहीं होगा, उसका NFT नंबर होगा। डिजिटल वर्ल्ड में जब आप कपड़े खरीद रहे होंगे उसका IMEI नंबर नहीं होगा, उसका NFT नंबर होगा। इस तरीके से आपका एक यूनिक प्रोडक्ट, हर एक चीज एक यूनिक होगा। लेट्स से दो मर्सिडीज है, दो मर्सिडीज का सेम नंबर है, तो उसके अंदर जैसे इंजन नंबर अलग होते हैं, वहां पे NFT नंबर अलग हुआ करेगा। आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर अलग होता है। कभी भी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर डलता है। क्यों डलता है? क्योंकि ये दो चीजें अलग है, इंजन नंबर और चेसिस नंबर। बाकी तो गाड़ी बिल्कुल सेम है। मैंने भी क्रेटा खरीदी, आपने भी क्रेटा खरीदी, दोनों की व्हाइट कलर की है, सामने लाके खड़ी कर दी, कौन सी किसकी है पता ही नहीं। केवल इंजन नंबर और चेसिस नंबर से पता लगेगा कि भाई गाड़ी कौन सी है। ठीक वैसे ही जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में एक जैसे दिखने वाली चीजों को चेसिस नंबर से, IMEI नंबर से अलग किया जा सकता है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में जो भी चीजें यूज होंगी उनको NFT नंबर से डिफरेंशिएट किया जाएगा। यानी कि मेटावर्स में बनने वाली एक एक चीज NFT होगी। तो आप सोच सकते हैं NFT का कितने बड़े लेवल पे यूज होने वाला है। रिडीमेबल प्रॉपर्टी, आपने जमीन खरीदी, अब आपने डिजिटल जमीन खरीदी अपना, वहां पर क्या कहते हैं, हमने जब हमने मेटाराइज में जमीन खरीदी तो कैसे पता लग रहा है? तो NFT नंबर से पता लगेगा ये वाला प्लॉट तेरा है, ये वाला प्लॉट मेरा है। जैसे रजिस्ट्री से पता लगता है फिजिकल वर्ल्ड में, NFT नंबर से पता लगेगा डिजिटल वर्ल्ड में।
तो वो एक तरीके की रजिस्ट्री है आपकी, जिससे आपका एनएफटी नंबर लगेगा ये मेरे नाम पे इसकी बिलिंग हो रखी है, इसकी एनएफटी मेरे पास है, ये मेरी जमीन है। कोई डिस्प्यूट अगर होता है कि भाई दो लोग एक ही जमीन के ऊपर अगर कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये ए ब्लॉक में भैया 14 नंबर तो मेरा था, दो लोग क्लेम कर रहे हैं, किसके पास? जिसके पास उसकी एनएफटी है। और एनएफटी जब बिकती है, लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी की एनएफटी जब बिकेगी तो नए होल्डर का नाम आएगा। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आपकी प्रॉपर्टी बिकती है तो पूरी एक चेन होती है ओनरशिप की, इससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, वो 10वां नंबर तक जा रही है फर्स्ट टाइम के उससे। तो प्रॉपर्टी ओनर्स की पूरी चेन है। ठीक वैसे ही एनएफटीज की भी चेन बनाएंगी, ये पहले इसके पास आई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास गई, फिर इसके पास गई। तो ठीक वैसे ही जो फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को यूनिक अलग अलग बताने के लिए ही जाती है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में एनएफटीज का यूज होने वाला है। वो चीजों को यूनिक बनाने के भी काम आएंगी और वो यूनिक चीजों की भी बनेंगी। तो हर एक चीज एनएफटी कन्वर्ट होने वाली है इन डिजिटल वर्स, इन मेटावर्स। आइडेंटिटी एंड अवतार, मैंने एक अपनी आइडेंटिटी बना ली, अब वो आइडेंटिटी मेरी ही है, मेरा ही अवतार है, भाई कोई मेरा हमशक्ल लेके नहीं घूम रहा। लेट्स से मैंने अपना एक यूनिक डिफरेंट अवतार बनाया, अब कोई मेरे उस अवतार को चोरी ना कर ले, कोई उसको हैक ना कर ले, तो उसकी एनएफटी मेरे पास होगी। वो एनएफटी अवतार भी, आपकी आइडेंटिटी एंड अवतार भी आपकी एनएफटीज होंगी। जैसे हमारी आईलिड्स, अब एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन या कोई और आजकल जो फोन है जो आपकी आई इसको देखकर ओपन हो जाती है, वो कैसे आपके फेस को देख के ओपन हो जाता है, बिकॉज आपकी फेस एक एनएफटी है। अब कोई और व्यक्ति उसको अपनी शक्ल दिखा के ऑन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो तो आपकी एनएफटी है ना, आपके फेस को देख के ऑन होना है, उसका कनेक्शन आपके फेस से है। तो उसने इसको एक आइडेंटिटी बना ली, एक पासवर्ड बना लिए कि भाई यही चेहरा मोहरा वाला आदमी इसको ओपन कर सकता है, दूसरा कोई और ओपन नहीं कर सकता। तो आइडेंटिटी एंड अवतार भी एनएफटीज में कन्वर्ट होंगी। तो ये सारी चीजें, जो चीज आप सोच सकते हैं आपके आसपास, जो भी चीजें आज आप देख रहे हैं मेटावर्स में, वो हर एक चीज एनएफटी होगी। अब जिस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी वो चीज ज्यादा बड़ी आपको वैल्यू देने वाली है। आप कल को मेटावर्स में भी कार रेंटल सर्विसेज देखेंगे, ये सारी चीजें होने वाली है। टूर ट्रैवल पैकेजेस देखेंगे आप कि भैया मेटावर्स का टूर एंड पैकेज आपको हो रहा है कि आप जाके स्विट्जरलैंड का टूर पैकेज ले रहे हो मेटावर्स में, मैं आपको वो चीजें भी बिकती दिखाऊंगा। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 7 to 10 years, ये सारी चीजें होने वाली हैं, हम चाहें या ना चाहें। वेपन्स एंड आर्मर्स, शूज ऑफ एनएफटीज एंड गेटवे, वेपन जो है ये एक एनएफटी होगी, आर्मर जो है एनएफटी होगी, हेलमेट जो है एनएफटी होगी, जो ग्लव पहनेंगे एनएफटी होगी, जो नेकलेस है वो एक एनएफटी होगी, रिंग है एनएफटी होगी, इयररिंग्स है एनएफटी होगी, शूज है वो एनएफटी होगी। आप सेपरेट भी शूज खरीद के पहनेंगे वो भी एनएफटी होगी। मल्टीपल शूज होते हैं ना, वो सारे शूज भी एनएफटीज होंगे। नॉन फंजिबल टोकन्स, ग्लोबल मार्केट जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 33% पे है एनुअली 2022 से लेके 2030 तक। फ्यूचर एनएफटीज क्या है? 2022 से लेके 2030 तक 33% का ग्रोथ रेट वो लेके चल रहे हैं। मार्केट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है, इंडियन मार्केट इज अमंग द टॉप, एपीएमसी मार्केट आर अमंग द टॉप जो है जहां पर वो होंगी। और मार्केट सेगमेंट सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कलेक्टिबल्स सबसे ज्यादा महंगी और बड़ा मार्केट होगा, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और उसके बाद अदर्स। तो कलेक्टिबल एंड स्पोर्ट्स दो सबसे बड़ी मार्केट्स होंगी। ठीक है सर जी, तो ये सारी बातें मुझे आज करनी थी। अब मैं आपको कुछ हमारी वेबसाइट पे लेकर जाके जो हमारी खुद की एनएफटीज है उन पे ले जाके आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम jpg.store पे जाते हैं, यहाँ पे हमने डाला मेटावर्स लेजेंड्स। देखिए अब जैसे ये एक हमारी एनएफटी मेटावर्स लेजेंड्स की, मैंने इसको ओपन करा, अब देखिए
क्या है इस पे 5% रॉयल्टी, यानी कि जब जब ये एनएफटी बिकेगी तब तक क्रिएटर को 5% की रॉयल्टी जाएगी। क्रिएटर कौन है? मीटर। यानी कि जितनी बार भी एनएफटी बिकेगी उतनी बार 5% की जो रॉयल्टी है वो मीटर को जाने वाली है। तो एनएफटी मीटर का एक रेवेन्यू मॉडल है। अब इसमें देखिए डिटेल्स किस तरीके से दिए गए हैं। बॉडी कैसी है? वाइट ज़ेब्रा, इतने %, गोल्ड टीथ, ब्राउन पैटर्न, टोन आइज एंड कलर, वेपन, ट्रेड अकाउंट, लेमन फेस, टी शर्ट टेक्सचर, ब्लैक बेल्ट, मुस्टैचेस आर डाउन। देख रहे हैं? ये एक एक एलिमेंट अपने आप में सेपरेट डिस्टिंग्विश आइडेंटिटी है। दूसरा ऐसा कोई एग्जैक्ट रैपिड कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो ये एक एनएफटी है इन टोटलिटी भी। वेपन्स डिफाइंड है, उसका बॉडी कलर डिफाइंड है, क्या क्या चीजें हैं वो डिफाइंड है, ब्लैक बेल्ट डिफाइंड है, एवरी सिंगल थिंग इज डिफाइंड। अब यहां पे अगर हम आते हैं, देखिए इस वाली में 1 मिलियन का डालो, इसका प्राइस है 5%, इस पर भी रॉयल्टी जाएगी। इसमें क्या क्या है? बॉडी कलर ग्रीन, वाइट टीथ, रेड ग्रेडियंट, वेपन। अब ये देखिए साथ में, या देख रहे हैं आईज कितने कार्डनों की है। मतलब अगर आपको सिर्फ इसकी आईज को यूज करना है कहीं पर अपने, तो आपको आईज भी आप सेपरेटली $1 लाख में वो ले सकते हो। ठीक है जी। लेजर येलो आईज, लेमन फेस कितने कार्डनों पे है, क्लोथ्स, बेल्ट फॉर वेपन, ब्लैक बेल्ट 800 कार्डानो। तो ये आपका सेपरेट एलिमेंट भी उसका एक प्राइस है। तो कल को जब आप गेम के अंदर आपको ब्लैक बेल्ट खरीदनी होगी, तो उस ब्लैक बेल्ट, अगर आपको ऐसी ब्लैक बेल्ट लेनी है तो वो आपको 800 कार्डानो पे करके लेनी पड़ेगी। यानी कि लेट्स से आपने अपने अवतार बनाया और उसको लिए आपको एक बेल्ट चाहिए जहां पे वो अपने वेपन को स्टोर कर सके, तो आपको 800 कार्डानो पे करके वो लेनी पड़ेगी। या अगर आप इनसे लेना चाहते हैं तो भी आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से एनएफटी जो है वो रहने वाली है। अब ये एनएफटी यूज कैसे होंगी? जो हमारा मेटावर्स बन रहा है उसके अंदर गेम्स को इंकलकेट किया जाएगा। आपने देखा होगा टेंपल रन गेम है, सबवे सर्फर गेम है, जिसके अंदर वो भाग रहे हैं। अब वहां पर हमारी मेटावर्स लेजेंड्स को उसके साथ क्लब किया जाएगा। व्यक्ति जो आएगा वो अपने किसी कैरेक्टर को चूज करके गेम खेला करेगा। तो जो उस कैरेक्टर का ओनर है उसके पास भी एक फीस जाएगी। जितनी बार वो कैरेक्टर यूज होगा उसकी एक फीस उसको पे की जाएगी, इधर एम कॉइन में और राइजर कॉइन में। इधर एम कॉइन में और राइजर कॉइन में जब ऑप्शन होगी कि वो दोनों में से कौन से कॉइन में उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। अब जो गेम खेलने वाला व्यक्ति है उसे गेम खेलने के लिए राइजर पे करना पड़ेंगे 99.9%, या फिर एम कॉइन भी उसके साथ क्लब किया जा सकता है क्योंकि उसको हमारे मेटावर्स में गेम खेलनी है। तो इस तरीके से एनएफटीज गेमिंग के अंदर एक इनकम जोन बनेगी। ठीक वैसे ही जैसे आज पबजी एक गेम है, ड्रीम 11 एक गेम है जो कि $multi-million की गेम बन चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिटी जो उन गेम्स को खेल रही है। तो जो मेटावर्स के अंदर हमारी गेम चलेंगी वो एनएफटी होगी, हमारी मेटा बने लेजेंड्स होगी, और ये कंपनी का एक रेवेन्यू मॉडल डेवलप होगा थ्रू एनएफटीज। और जिन लोगों ने उस एनएफटीज को बाय किया हुआ है उनके लिए भी एक रेवेन्यू मॉडल उस गेम्स के अंदर डेवलप होगा, वो भी उस एनएफटीज से कमा पाएंगे। तो दिस इज हाउ एनएफटीज आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन मीथर्स इकोसिस्टम। और एक अगर मैं आपको देखूं कि भाई
गेमिंग मार्केट प्लेस इन मेटावर्स मार्केट साइज। तो 2022 में ऑलरेडी गेमिंग मार्केट जो है वो $18 बिलियन की हो चुकी है। मेटावर्स इन गेमिंग मार्केट साइज 2023 में $22 बिलियन की हो चुकी है। और प्रोजेक्टेड देखें 2032 का देख लेते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है बाय 2035 देख लेते हैं। देखिए $6,280 बिलियन के आसपास मार्केट साइज, 124 बिलियन का हो चुके 6,300 बिलियन के आसपास गेमिंग का मार्केट साइज हो चुका होगा अगले 10 साल में। 2024 से लेकर 2035 तक का क्या ग्रोथ सिनेरियो है? 43% अप्रोक्सीमेटली। तो जिस तरीके से मेटावर्स ग्रो कर रहा है, मेटावर्स के अंदर गेमिंग भी उस तरीके से ग्रो करने वाली है। तो NFT प्लस मेटावर्स एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स कंपनी का बनने वाला है। तो आई होप आपको आज की इस ट्रेनिंग से डेफिनेटली कुछ वैल्यू मिली होगी। आज की बातों को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं।